नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इस समय ईरान और इजराइल युद्ध 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और अभी तक पता नहीं है युद्ध कब तक चलेगा और इसके परिणाम कहां तक लोगों को भुगतने पड़ेंगे। अब इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने लगा है और भारत पर भी पड़ने लगा है। मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि हमारे भोपाल के पंडित जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, पंडित विनोद गौतम जी, जो यहाँ पर ज्योतिष मठ भी चलाते हैं। उन्होंने मेरे स्टूडियो में इस युद्ध की भविष्यवाणी लगभग 1.5 महीने पहले कर दी थी, 2 महीने पहले। जब जनवरी शुरू हुआ तो मैंने पंडित जी को बुलाया था कि भाई नया साल कैसा होगा, तभी उन्होंने बता दिया था कि इसमें युद्ध की आशंकाएं हैं, क्या क्या हो सकता है उन्होंने उस समय भी बताया था। इसके बाद मैंने एक प्रोग्राम और बनाया। अब जब लगातार युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, कहीं हम एक ऐसी अंधेरी गुफा में पहुंच गए हैं कि हमें कहीं रोशनी दिखाई नहीं दे रही कि युद्ध कब खत्म होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस युद्ध के भयावह असर अब धीरे धीरे भारत की दहलीज पर आने लगे हैं, चौखट तक पहुंच गए हैं। हमारा डीजल महंगा हो गया है, हमारे धीरे धीरे पेट्रोल महंगा हो रहा है, हमारे पास में किल्लत होने लगी है गैस की, बहुत सारी शेयर मार्केट क्रैश कर गया है। तो भारत पर इसका क्या असर होगा, ये युद्ध अभी और कितने दिन चलेगा, ये तमाम सारी बात ज्योतिषीय गणना के हिसाब से क्या है, आज मैंने पुनः पंडित विनोद गौतम जी को स्टूडियो बुलाया है और हम उनसे समझते हैं कि आखिरकार कब तक, तो क्या ये युद्ध का असर कोरोना से भी ज़्यादा भयावह होगा, इसका असर केवल एशिया में होगा, गल्फ में होगा, या पूरी दुनिया को ये अपनी चपेट में लेगा। तमाम सारी चीज़ें ज्योतिषीय गणना के हिसाब से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं और आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने जो गणना की थी, आपने जनवरी के प्रथम सप्ताह में हमें बोल दिया था कि युद्ध के बादल बिल्कुल सन्निकट है और भयावह स्थिति बनेगी। कि अब क्या लग रहा है, युद्ध तो चल रहा है, हमें लग रहा था 1 सप्ताह चलेगा, 4 दिन चलेगा, 6 दिन, अब ये 3 सप्ताह पूरे होकर चौथे सप्ताह में प्रवेश कर गया है और अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है कि इसका अंत कब होगा और कैसे होगा। क्या लग रहा है पंडित जी आपको? देखिए, मैंने आपके सबकी खबर स्टूडियो में आकर के और जो भविष्यवाणियाँ की, गृह राज्यम प्रेक्षामी गृह राज्यम हरेण चौ, मैं तो ब्रह्मा जी के बताए हुए जो सिद्धांत हैं उसके अनुसार जो भविष्यवाणियाँ हैं वो करता हूँ। वहाँ की जो भविष्य की जानकारी है वो तो ब्रह्मा जी से ज़्यादा किसी को नहीं हो सकती है। हाँ, आपके प्रश्न के अनुसार ये ज़रूर बता दूँ कि ये युद्ध थोड़ा सा भयंकर रूप धारण करने वाला है। फिलहाल अभी और करेगा। अभी तो हम लोग देख रहे हैं 3-4 दिन से एक दूसरे के कुएं के जो तेल के कुएं हैं उन पे हमला शुरू कर दिया है। अब इससे भयावह क्या होगा पंडित जी? अभी वर्तमान समय पर जो ग्रहों ने पलटा खाया है, जैसे सूर्य है वो मीन राशि पर गए हैं, तो जैसे ही सूर्य मीन राशि पे गए तो एक अंगारक ग्रह, ग्रहों का राजा, ये मीन राशि की तरफ भागा, अर्थात जलीय क्षेत्र की ओर भागा है। तो ये जो पूरा युद्ध का जो स्ट्रक्चर है ये महासागरों की ओर मुड़ जाएगा और जैसे जलीय शिप वगैरह हैं, जलीय जो स्थान हैं और जो तटवर्ती है, समुद्र तटवर्ती है जो शहर हैं जितने भी, चाहे वो किसी भी देश के हों, इस महायुद्ध से प्रभावित होंगे निश्चित तौर पर। अभी वर्तमान समय पर ये केवल खाड़ी देशों के होंगे, एशिया के होंगे, या यूरोप की तरफ भी बढ़ेगा ये? इसमें पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है। देखा जाए तो ये विश्व युद्ध होने जैसी स्थितियां बनेंगी, क्योंकि जो ग्रहों के सेनापति हैं, दैत्यों के राहु और देवताओं के सेनापति मंगल, ये एक ही साथ में युति किए हुए हैं। जब तक इनका जोड़ा रहेगा निश्चित तौर पर ये आपस में युद्ध नहीं रुक सकता है। ये जरूर है कि 2 तारीख को अर्थात 2 अप्रैल को मंगल के राशि परिवर्तन से जो राहु और मंगल का योग बना है वो खत्म हो जाएगा, अर्थात कुछ कमजोर होगा। लेकिन इसके बाद 27 अप्रैल को फिर से वो मेष राशि में मंगल चला जाएगा, अर्थात अपनी स्वयं की राशि में जाने से जो भयानक परमाणु युद्ध की स्थितियां हैं वो बन रही हैं। ऐसे आप ये कह रहे हो पंडित जी कि 2 अप्रैल को ये थोड़ा डाउन होगा, लेकिन 27 अप्रैल को भयावह रूप ले लेगा और परमाणु विस्फोट की भी संभावना है जी, क्योंकि मंगल अपनी एक ही राशि में आएगा और राहु से एक ही राशि दूर रहेगा और साथ में मंगल और सूर्य का अंगारक योग बनेगा।
तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बुध भी बीच में पिस रहा है। बुध व्यापारिक ग्रह है और देखा जाए तो ये अर्थव्यवस्था इत्यादि की स्थितियां भी देखता है, तो ये भी इसी योग में पिस रहा है। पंडित जी, लेकिन तो यदि परमाणु युद्ध हुआ तो फिर दुनिया ही नष्ट हो जाएगी, फिर बचेगा क्या? देखा जाए तो इससे बहुत कुछ स्थितियां बिगड़ेंगी, लेकिन जो भारत की स्थिति है वो भी महत्वपूर्ण, उसके जो ग्रह हैं वो भी महत्वपूर्ण स्थिति में दर्शा रहे हैं। लेकिन देश दुनिया के जो मिडिल क्षेत्र है उसका जो धुआं है वो इस साइड ना आकर के और पश्चिमी क्षेत्र में जाएगा। अतः जो प्रभाव हैं वो आपको मैं बता दूं, ईरान और इराक ये दोनों मेष राशि से संबंधित ग्रह हैं, इनके ऊपर चल रहा है 7.5 का प्रभाव। साथ ही अमेरिका में भी शुरू हो गया है 7.5 का प्रभाव, अर्थात इन देशों के लिए सारे इजराइल भी उसी में आता है। बिल्कुल, ई आ ई यू ए दा दी दू दे इत्यादि, ये जो चूंकि मीन राशि में तो शनि चल ही रहे हैं, तो मीन राशि में शनि की 7.5 है और मेष राशि वाले भी ग्रह इसमें लपेटे में आ गए हैं। तो कुंभ, मीन और मेष, हालांकि भारत की प्रभाव राशि कुंभ है, लेकिन शनि पर ये उतरता हुआ प्रभाव है, तो शनि महाराज जाते जाते कुछ ना कुछ देके जाते हैं। तो कुंभ राशि भारत की प्रभाव राशि है, तो भारत को कुछ ना कुछ देके जाएंगे, कुछ ना कुछ उपलब्धि करके जाएगा ये युद्ध। मतलब हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। भारत में बुध चपेट में जरूर आ रहा है, क्योंकि बुध खाद्यान्न का है, स्वामी है, साथ ही ये अर्थव्यवस्था का कारक है। ऐसे में जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो रुपया की स्थिति है वो कमजोर हो सकती है। हालांकि भारत में चूंकि ये कृषि प्रधान देश है, तो युद्ध की स्थितियां होते हुए अन्य चीज़ों की अगर कमी भी पड़ जाए तो यहाँ की जो संस्कृति है और जो इसका खान पान है वो जरूर प्रभावित नहीं होगा, लेकिन अन्य देशों में त्राही त्राही इसकी स्थितियां बन जाएंगी। महंगाई क्या देख रहे हैं पंडित जी आप? महंगाई की स्थितियां, बुध लगातार चपेट में आ रहा है, लगातार सूर्य, बुध, मंगल, राहु ये आसपास ही जो है तो इसमें महंगाई बढ़ेगी। शनि के, तो निश्चित तौर पर महंगाई बढ़ने की पूरी संभावना ग्रह दे रहे हैं। और महंगाई की जो स्थितियां हैं वो इतनी ज्यादा होगी कि कई देशों में भुखमरी टाइप की स्थितियां बनेंगी, पानी भी महंगा होगा। और हाँ, ये जरूर है, भारत की जो प्रभाव राशि कुंभ का स्वामी है उसके अनुसार जो सूर्य और मंगल का अंगारक योग है ये कई जगह पानी की कमी पैदा कर सकता है भारत में। अगर सही समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो भारत में भी पानी पर पहरा लगने जैसी स्थितियां बन जाएंगी 2026 ईस्वी में। पंडित जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अभी तक युद्ध के 22वें दिन तक भारत तटस्थ स्थिति में है, खुलकर भारत अभी किसी के साथ नहीं आया है। आपको क्या लगता है कि भविष्य में भारत किसी एक पक्ष के साथ जाएगा या अपनी निर्गुटी छवि बना के रखेगा? भारत की जो कूटनीति है और जो राजनीतिक स्थिति, वर्तमान समय के ग्रहों की स्थिति मिलकर के भारत को निश्चित तौर पर इन सभी मसलों में जो है तो बीच में आना पड़ेगा। लेकिन युद्धात्मक जैसी स्थितियां भारत नहीं अपनाएगा, भारत भूमि के अतिरिक्त युद्ध की संभावना नहीं बनेगी। हाँ, ये जरूर है कि जो हमारे सीमावर्ती देश हैं, जो हमसे लगे हुए देश हैं, अगर वो कुछ प्रभाव दिखाते हैं तो उनको भारत अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा, लेकिन विश्व स्तर पर लड़ाई में भारत कभी शामिल नहीं होगा। मतलब तटस्थ रहेगा भारत। भारत की तटस्थ स्थिति ही भारत को विश्व गुरु की ओर ले जाने में सहायक है। निश्चित तौर पर भारत इस युद्ध के बीच में आकर के खड़ा होकर के, जैसे कि आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करके और युद्ध रोकने का प्रयास किया था, ऐसा भारत द्वारा प्रयास किया जाएगा। लेकिन बाद में कृष्ण जी तो फिर एक पक्ष में आ ही गए थे। लेकिन ये प्रयास जो है तो विफल होगा, इसी समय युद्ध जो है तो रुक सकता है। लेकिन भले कृष्ण जी, जरूर आपका ये प्रश्न है कि कृष्ण जी जरूर एक साथ में आए, तो ये सत्यता का न्याय होगा, अर्थात धर्म की लड़ाई होगी। और न्याय का चूंकि देवता है और न्याय की देवता की उपस्थिति में ये लड़ाई हो रही है। जो न्याय का देवता शनि है वो धर्म की राशि में है, और जो धर्म का देवता है वो गुरु है, और वो है जलीय क्षेत्र में अभी कर्क राशि में। तो जब तक गुरु कर्क राशि से नहीं हटता है तब तक समुद्री हलचल बनी रहेगी। और अभी तो ठीक है, अभी धर्म स्थलों में भी जो है तो बड़े बड़े धर्म स्थलों को भी निशाना बनाया जाएगा, खासतौर पर समुद्रिक तटीय धर्म स्थलों में त्राही त्राही मचने की संभावना है। पंडित जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूँ, भारत के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ सवाल पूछ रहा हूँ। दरअसल जब भी युद्ध के बादल मंडराते हैं, युद्ध के हालात बनते हैं, तो हम भारतीय लोग डर जाते हैं। सबसे पहला काम हम करते हैं, सिलेंडर भर के रख लेंगे, खाद्यान्न भर के रख लेंगे, बैंकों का पैसा निकाल के कैश रख लेते हैं, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए।
तो अब भारत के लोगों को क्या सलाह देंगे? क्या वाकई उन्हें ये सब चीज़ें करना चाहिए? क्योंकि कोविड में जिस तरह की अचानक भुखमरी फैली थी, क्या अब भारत के लोगों को खाद्यान्न भरना चाहिए, स्टोर करना चाहिए? क्या उन्हें ईंधन भरना चाहिए? क्या उन्हें अपने पास कुछ नकद की व्यवस्था करके रखना चाहिए जो उनके संकट के समय काम आए? क्योंकि स्थितियां ऐसी हो गई हैं पंडित जी कि आप यदि बैंक में भी पैसा रखो तो कोई जरूरी नहीं है कि बैंक भी आपका पैसा समय पर वापस कर दे आपका, जो हालात इस समय दुनिया के देख रहे हैं। क्या सलाह देंगे भारत के 140 करोड़ लोगों को कि उन्हें क्या करना चाहिए ऐसे हालात में? देखिए, युद्ध के समय पास का अन्न और पास का रुपया, पुराना कुत्ता और बूढ़ी जो है तो पत्नी ही जो है तो काम आती है। इन पर विश्वास करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि जावेद लोके न चरा चरानी गुल्लिन लताविर भूमिर कड़ानी प्रकृत्याम बसंताम तान सृष्टि रूपम। हमारा जो भारत देश है, इस सृष्टि के स्वरूप के अनुसार जो इसकी भौगोलिक स्थिति है, इसमें खाद्यान्न की कमी नहीं आने वाली है। भारत कृषि प्रधान देश है। जहाँ तक ईंधन की स्थिति है तो ये जरूर है कि प्राचीन समय पर लोग लौटेंगे जरूर, क्योंकि ईंधन की कमी निश्चित तौर पर होगी। अर्थात तो कोयले पे जाना है, लकड़ी पे जाना है। बिल्कुल, कोयले लकड़ी की स्थिति और संस्कारिक बढ़िया जो है तो बाल भोग बना करेगा और भगवान को अच्छे रुचिकर जो है तो उसके भोग बनेंगे। जो गैस, आजकल की महिलाओं को तो वो चूल्हा जलाना ही नहीं आता। देखिए, जो पेट की भूख होती है वो सब कुछ करा लेती है। जब आदमी का पेट की भूख लगेगी तो चूल्हे में नहीं और जो है तो वो सिगड़ी में नहीं, वो जो है तो बड़े बड़े औजार और अपना लेगी, धूप में भी भोजन बना लेगी। सोलर सिस्टम है, अन्य हीटर वगैरह हैं, बिजली भी है। इन सब चीज़ों का विकल्प लिया जा सकता है भारत में। लेकिन अन्य देशों में तो लकड़ी भी नहीं है, कोयला भी नहीं है और उनका तेल भी पूरा जल रहा है। आर्थिक स्थितियां भी उनकी खराब हो रही हैं, क्योंकि जो उनकी रीढ़ की हड्डी है, जो उनकी आमदनी की रीढ़ की हड्डी है, उस पर जो है तो चोट पहुंचाई जा रही है। और लगभग आगामी 1 माह का, लगभग जो 27 अप्रैल तक का जो युद्ध का समय है वो जलीय क्षेत्र में रहेगा। अर्थात यह जो तेल के कुएं हैं समुद्र में, उन पर भी जो है तो अटैक हो। तो जलीय क्षेत्र तो अपने पास भी है। आप बॉम्बे चले जाओ, चेन्नई चले जाओ, आप तो ये गुजरात के पूरे तट अपन भी तो चारों तरफ समुद्र से घिरे हुए हैं पंडित जी। जी, लेकिन भारत की जो प्रभाव राशि है उसका स्वामी शनि है और भारत की प्रभाव राशि कुंभ है। जबकि जो चढ़ता हुआ 7.5 का प्रभाव है वो ईरान, इराक, इजराइल, अमेरिका और इनमें है। और देखा जाए तो तुला राशि, ये अन्य देश भी हैं। पाकिस्तान के ऊपर अढ़ैया शनि का प्रभाव चल रहा है। तो ऐसे रूप में जिनको तो वैसे ही लड़ रहा है अफगानिस्तान से। तो अढ़ैया मतलब आधा प्रभाव है, मतलब 2.5 साल का प्रभाव है। 2.5 साल इनकी कमर टूटने की स्थिति बनेगी। और जिनको 7.5 है वो देश 7.5 साल तक जो है तो नहीं उठ सकते हैं। आपने देखा कि अभी जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में जो है तो परमाणु बम गिरा था, तो आज भी वहाँ की स्थिति दयनीय, क्या मतलब शोचनीय है। और उसको सोच करके ही चिंता व्याप्त हो जाती है। हालांकि भारत में ऐसी कोई परमाणु शक्ति ना तो चलने की जो है तो स्थिति ग्रह दे रहे हैं और ना ही चलाने की। एक छोटा सा सवाल है और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इजराइल जो छोटा पिद्दी सा देश है, 90 लाख की पॉपुलेशन है और पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है। अब देखिए इजराइल ने, आप देखिए अमेरिका किस तरह से दादागिरी कर रहा है कि आप कहाँ से तेल खरीदोगे, नहीं खरीदोगे, मैं तय करूँगा। तो इस तरह की जो दादागिरी है इन देशों का होगा क्या? भविष्य क्या देख रहे हैं? क्या ये विश्वगुरु बन जाएंगे? क्या इन्हीं की हुकूमत चलेगी? यही एक तरह से कहना चाहिए कि पूरे दुनिया पे राज करेंगे या इनका खात्मा हो जाएगा? नहीं, अमेरिका के ऊपर आई 7.5 इनकी जो दादागिरी है वो समाप्त कर देगी। देखा जाए तो ये जो युद्ध है एक धार्मिक आधार पर युद्ध होगा और जो कि आर्थिक आधार पर युद्ध लड़ रहे हैं ऐसे जो देशों की हार होगी। अर्थात कहीं पर भी कोई छीना झपटी, दादागिरी, किसी अन्य स्थान पर कब्जा करने की नियत से अगर कहीं पर कोई हमला किया गया है और उस हमले में जो भी देश शामिल होंगे वो युद्ध हार जाएंगे, उनकी दादागिरी समाप्त होगी। लेकिन धर्म के आधार पर, अपनी नैतिकता के आधार पर अपने वजूद और समृद्धता को बचाने के लिए जो भी देश इस युद्ध में आएंगे उनकी जीत होगी। हाँ, ये जरूर है कि युद्ध कभी भी अपने निर्णायक स्थिति में होते हुए भी कभी लाभकारी नहीं होता है, सभी प्रकार से हानि ही देता है। अतः हम सभी को, अर्थात किसी भी विश्व के सभी नागरिकों को इस ऐसी अकाल घटनाओं से बचना चाहिए। जैसे कोरोना में सभी प्रकार की स्थितियां लगभग ठप हो गई थी, वैसे युद्ध भी सभी चीजें ठप कर देता है और कोरोना से भी ज्यादा भयावह स्थितियां लाने में सक्षम होता है। अतः हमको सभी को, भारतवासियों को
एकजुट होना चाहिए और ऐसे समय पर सभी को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। एक अंतिम सवाल है कि इन युद्ध के कारण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, या आप ये कहें कि हमारा राजनीतिक परिदृश्य कैसा रहेगा? ये लोग मजबूत होंगे या कमज़ोर होंगे जो सत्ता में बैठे हैं? विपक्ष मजबूत होगा कि और कमज़ोर होगा? क्या दिख रहा है आपको? नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और देखा जाए तो इनकी जो राशि थी, इनकी राशि से अढ़ैया शनि का प्रभाव हट चुका है। तो जो इनका षड्यंत्री योग था वो समाप्त हो गया है। षड्यंत्री योग के प्रभाव में ये उस समय से थे जब पंजाब में भी इनके साथ में षड्यंत्र हुआ था, अन्य क्षेत्रों में भी षड्यंत्र हुआ, लेकिन अब जो स्थितियां हैं वो 2.5 वर्ष का जो शनि का प्रभाव था, षड्यंत्री प्रभाव, वो उनका समाप्त हो जाता है। हाँ, ये जरूर है कि अभी 1.5 वर्ष तक भारत में और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर शनि की उतरती हुई 7.5 का प्रभाव जरूर है। तो 1.5 वर्ष तक आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता रहेगी। इधर अगर विरोधी पार्टियों की बात करें तो इनके जो सितारे हैं, इनके ऊपर भी जो विशेष तौर पर जो प्रभाव थे वो भी कम हो गए हैं। अर्थात देखा जाए तो अधिकतर पार्टियां एक नई पार्टियों के रूप में उभर करके सामने आएंगी और एक नई स्थिति में, नई विचारधारा के साथ में आप देखेंगे कि एक नए और सशक्त विपक्ष का उदय भी इन्हीं दिनों होगा। तो ये जो समय है ये बदलाव वाला तो है ही, साथ ही अगर देखा जाए तो ये प्रधानमंत्री के लिए और भारत के लिए, साथ ही भारत की जो सीमा तटीय स्थिति के लिए ये अच्छा है, इसमें विजय होगी। लेकिन षड्यंत्री ग्रह अभी लगातार जो है तो, और साथ में जो पड़ोसी देश हैं लगातार जो है तो भारत के प्रति षड्यंत्र रचते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपने सुना, बड़ी विस्तार से हर विषय पर हमने बात करने की कोशिश की है कि इस युद्ध का क्या असर होगा। पंडित विनोद गौतम जी जो भोपाल में ज्योतिष मठ चलाते हैं, तमाम सारे यदि आप पढ़ते देखते होंगे कैलेंडर जो छपते हैं, ज़्यादातर कैलेंडर बनाना, भविष्यवाणी करना, और ये बड़ी हिम्मत के साथ भविष्यवाणियाँ कैलेंडर के पीछे लिख देते हैं और बड़ी आशाजनक हमें भी लगता है कि इनकी भविष्यवाणियाँ बिल्कुल सटीक भी रहती हैं अधिकांश, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, ये गणित है, ये जिस तरह का कैलकुलेशन करते हैं। तो आज उनने एक जो बड़ी बात कही है, इनका कहना है कि फ़िलहाल 2 अप्रैल तक ये युद्ध चलता रहेगा। 2 अप्रैल के बाद इसके मद्दे पड़ने की संभावना है, लेकिन आप आराम से नहीं बैठ सकते, निश्चिंत नहीं हो सकते, क्योंकि 27 अप्रैल को फिर से ग्रह इस तरह के बन रहे हैं कि अंगारक ग्रह जो बताए हैं उनने, फिर से ऐसी संभावनाएं प्रबल होंगी। लेकिन पंडित जी का ये भी कहना है कि परमाणु युद्ध की संभावना है, हालांकि सबको मिलकर इसको टालना चाहिए। ये जो परमाणु युद्ध की संभावना है, भारत का बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान होता नहीं दिख रहा है। और उनका ये भी कहना है कि भारत में राजनीतिक दृष्टि से बदलाव का समय है। ऐसा नहीं कह रहे कि नरेंद्र मोदी जी बदल जाएंगे, हाँ, नरेंद्र मोदी जी भी अपने अंदर बदलाव करेंगे और विपक्ष भी बदलाव के एक दौर से गुजर सकता है। तमाम सारी चीज़ें उन्होंने कुछ चीज़ें इशारे में बताई हैं और कुछ बड़ा स्पष्ट तौर पे कह दिया है। आज की भविष्यवाणी यदि आपको पसंद आए तो आप इस पर कमेंट जरूर करिएगा, और पंडित जी का मोबाइल नंबर मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप चाहें तो उनसे सीधे भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।